हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो और आज हम बात करेंगे बहुत ही खास मेहमान से, मिस्टर अतुल भोले। ही इज फंड मैनेजर एट कोटक म्यूचुअल फंड। वेरी गुड आफ्टरनून अतुल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। धन्यवाद गीतू जी और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। अतुल जी, हम पहले आपसे मार्केट्स के बारे में पूछना चाहेंगे। उठक पटक तो बहुत देखने को मिल रही है हम्म। बाजारों में। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कभी संभलती है, कभी बिगड़ती है, लेकिन टैरिफ्स का ड्रामा भी ऑन है। 50% टैरिफ्स हम्म। हमारे देश पे लग चुके हैं और अब नेगोशिएशंस की बात एक बार फिर आ रही है। और अगर अभी तक हम देखें तो जीएसटी, टैरिफ्स, उसके बाद जीडीपी के आंकड़े, ये सब हम्म। थोड़े बहुत मिक्स्ड रुझान हमने बाजारों में देखे हैं। कहीं ना कहीं हम्म। बाजार भी संभलने की कोशिश कर रहा है, और लग रहा है कि यहाँ पे बाजार संभल लेना चाहिए। तो आपका नजरिया इस समय में बाजारों पे क्या बन? बिल्कुल गीतू जी, अगर आप पिछला एक साल देखेंगे तो बाजार से अपने को ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न है। एक्चुअली थोड़े 2-3% निगेटिव रिटर्न ही मिले हैं। जी। जबकि अगर आप 1-1.5 साल पहले का नैरेटिव या स्टोरी याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। और जी। उस पॉजिटिविटी की वजह से जो अपने हम्म। स्टार्टिंग वैल्यूएशन थे एक साल पहले, वो थोड़ा हम्म। हायर लेवल पे चले गए थे। एंड साइमल्टेनियसली हमें लास्ट के 4-5 क्वार्टर में हम्म। अर्निंग ग्रोथ जो है अपनी डबल डिजिट से नीचे आके हाई सिंगल डिजिट या मिड सिंगल डिजिट पे हमें मिल रही है। तो जी। टू स्टार्टिंग विद दैट हायर वैल्यूएशन और फिर हम्म। अर्निंग का सपोर्ट ना होने से मुझे लगता है ये मार्केट एक साल हमने फ्लैटिश रिटर्न देखे हैं। बट हम्म। इसके अगेंस्ट जब आप देखेंगे ग्लोबली, तो एक्चुअली इंडियन मार्केट ने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर लिया है बाकी मार्केट्स को। एक साल ओके। का आप रिटर्न देखेंगे तो हम्म। चाइनीज मार्केट ने ऑलमोस्ट 55% रिटर्न दिया है। हम्म। आप जर्मन मार्केट देखेंगे डैक्स, तो वो 30% हम्म। ऊपर है। S&P 500 या डाउ वो भी 12-15% ऊपर है। एंड हम्म। उनकी अगेंस्ट इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही कम है या फ्लैट है। तो हम्म। जो रीजन हमको पता थे कि वैल्यूएशन ज्यादा थे और अर्निंग जी। जी। ग्रोथ नहीं आ रही थी, हमें लगता है कि उसके रीजन बेसिकली ये थे कि लास्ट ईयर जो इलेक्शन हमने देखा उसके दौरान हम्म। हमेशा ही गवर्नमेंट मशीनरी थोड़ी स्लो हो जाती है काम करने में। ओके। पेमेंट्स नहीं आते हैं। और उसके साथ साथ आरबीआई ने लिक्विडिटी बहुत टाइट रखी थी इलेक्शन के हम्म। आजू बाजू के पीरियड में। हम डेफिसिट एक 1.5 लाख करोड़ डेफिसिट में लिक्विडिटी चला रहे थे। जी। उसकी वजह से कहीं ना कहीं रोटेशन पे इम्पैक्ट है बिजनेसेस के, और उसकी वजह से हमें ये थोड़ा अर्निंग स्लो डाउन दिख रहा है। अ, अच्छा। और एक बड़ा चेंज हुआ है लास्ट एक साल में कि लास्ट 5 साल गवर्नमेंट ने कैपेक्स को बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन जी। लास्ट एक साल में वो थोड़ा एडजस्टमेंट हमें दिख रहा है कि कैपेक्स पे ध्यान है बट थोड़ा कम हम्म। होकर कंजम्पशन रिवाइवल की बातें चल रही है। हम्म। तो ऐसे एडजस्टमेंट फेज में हमेशा थोड़े अर्निंग्स स्लो हो जाती है। तो इसकी हम्म। वजह से मार्केट फ्लैट है। बट हम्म। अगर हम लास्ट 6-8 महीने का गवर्नमेंट और आरबीआई के जो एफर्ट्स है वो देखेंगे कि हम्म। टैक्स ब्रेक हमें मिले हैं गवर्नमेंट से बजट में। जी। आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट सीआरआर कट किया है, 100 बेसिस पॉइंट रेट कट भी किया है। और जी। लास्ट में हमें अभी जीएसटी के कुछ दरों में गवर्नमेंट ने काफी कंसेशंस दिए हैं। तो हमें जी। लगता है ये सब होते हुए मे बी हम्म। दिवाली के बाद या दिवाली से लेके आगे हम्म। मार्केट में या इकोनॉमी में पिकअप आना चाहिए। और जैसे ओके। ही हमारी अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट टेरिटरी में जाएगी, और हम्म। ऑब्वियसली जो अंडर परफॉर्मेंस भी हमने देखा है ग्लोबल मार्केट्स के अगेंस्ट, एफआईएस का हम्म। कंटिन्यूस सेलिंग चल रहा है। तो ये सब ओके। पॉइंट अगर हम लॉजिकली स्टिच करेंगे या एक साथ हम्म। देखेंगे, तो हमें हम्म। लगता है कि हम मार्केट में कहीं ना कहीं एक बॉटम बना चुके हैं। और ओके। अगर हमें प्रॉफिट ग्रोथ का सपोर्ट मिला, बैकिंग मिला, हम्म। तो हम्म। वी शुड डू वी शुड मतलब कम बैक टू द गुड टेरिटरी। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अर्निंग्स एक क्रिटिकल फैक्टर रहेगी जो यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे। हालांकि क्वार्टर 2 अर्निंग्स ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि या जीएसटी का टैक्स स्लैब्स जो है वो सितंबर 22 के बाद ही चेंज होंगे। माइनर सा इम्पैक्ट हो सकता है, पर मेजर हमको थोड़ा बहुत रुकना ही पड़ेगा। जीएसटी का बूस्ट की बात करते हैं। जीएसटी ने कंजम्पशन बूस्ट, कंजम्पशन स्टोरी इज द मेन स्टोरी ऑफ इंडिया। हम थ्राइव ही उसी पे करते हैं बिकॉज हमारी इंटरनल डिमांड इतनी ज्यादा है। तो जीएसटी में जो स्लैब्स में बदलाव हुए हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट किस सेक्टर को हो सकता है? आप कौन से सेक्टर पे अभी बहुत ही बुलिश?
ये जो जीएसटी कट हुआ है और उसके साथ साथ हम एक साल में देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट भी ऑलमोस्ट सारी जगह पे 1 से 1.5% से नीचे आए हैं। तो जी। इसकी वजह से हमें लगता है जो डिस्क्रिशनरी प्लेस होते हैं कंजम्पशन में, जैसे ऑटो परचेस है या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है एयर हम्म। कंडीशनर्स या वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर्स, इस प्रकार की जो कैटेगरीज होती है, हमें लगता है कि उसमें ज़्यादा एक कस्टमर्स का थोड़ा डिसीजन लेने का जो टिल्ट होता है वो ये ओके। रेट कट और जीएसटी कट से होगा। हम्म। जो रोजमर्रा की चीजें होती है स्टेपल्स वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा उछाल नहीं आ सकता और उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो हमें जी। लगता है ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन प्लेस होते हैं, कंज्यूमर हम्म। ड्यूरेबल, बिल्डिंग मटेरियल प्लेस या फिर ऑटो, ये हम्म। सेक्टर में हम थोड़ा डिमांड रिवाइवल ज्यादा देख सकते हैं। एफओएमसी से आपकी क्या उम्मीदें हैं सर? 25 या 50? बहुत डिफिकल्ट सवाल है। आई हम्म। थिंक ये डिसीजन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है, जो कोई फैक्टर्स पॉजिटिव जा रहा है, कोई निगेटिव जा रहा है। जैसे हमने देखा कि अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बढ़ते जा रहा है, बट उसके हम्म। सामने उनका इन्फ्लेशन भी काफी स्ट्रांग है या ऊपर जा रहा है। जी। तो जी। इनके दोनों के चलते आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू करेक्ट। हैजर्ड गेस। बट जनरली जो ब्रॉड कंसेंसस बन रहा है मार्केट में वो 25 बेसिस पॉइंट रेट का बन रहा है फ्रॉम एपीएमसी। अतुल जी, हम आमतौर पे यही बात करते हैं आजकल कि ये स्टॉक पिकर्स मार्केट है। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को अगर देखेंगे, दे दे आर मच बेटर देन द इंडाइसिस लेवल। वहां पे आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता। पर इंडिविजुअल स्टॉक कुछ ऐसे भी है जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, कुछ ऐसे भी है जो बहुत बुरी तरह पिटे भी है। सो क्या आप ये समझते हैं कि ये स्टॉक पिकर्स मार्केट है और हमको अच्छी रिसर्च करके स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स, एंड नॉट बी सेक्टर स्पेसिफिक एंड थीमेटिक? बिल्कुल गीतू जी, आई थिंक जो लास्ट 4-5 साल का मार्केट था कोविड के बाद, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है। बट अगर आप 2011 से 2018-19 तक का मार्केट याद करेंगे तो उस टाइम पे सिर्फ 100-125 स्टॉक्स नहीं अच्छा किया था। हर एक सेक्टर के जी। टॉप 2-3 स्टॉक जो मार्केट शेयर गेन करके अपनी ग्रोथ दिखा रहे थे, उन्होंने ही हम्म। मार्केट में बहुत रिवॉर्ड किया था। हम्म। मुझे लगता है आगे जाके अपना इकोनॉमी का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ शायद 10 से 11 के बीच में होगा। और हम्म। जो कंपनी मार्केट शेयर गेन करके अपने को 15 से 20% ग्रोथ दे सकती है, आई थिंक वो हम्म। कंपनीज को मार्केट बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करेगा। तो कहीं ना हम्म। कहीं हम वापस उस दौर में जा रहे हैं जहाँ पे हर एक सेक्टर के जो टॉप 2-3 कंपनीज या जो मार्केट हम्म। शेयर गेनिंग कंपनी है, जी। वही अपने को ग्रोथ देंगे। और हम्म। मार्केट वैसे ही कंपनीज को रिवॉर्ड करता है जहाँ पे ज्यादा ग्रोथ आती है। तो हम्म। हम उसी तरीके के मार्केट में जा रहे हैं जहाँ स्टॉक सिलेक्शन को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। हम्म। अतुल जी, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है आप की स्ट्रेटेजी क्या होती है? व्हेन यू यू मैनेज, बेसिकली आप मिड कैप फंड्स को मैनेज करते हैं कोटक में। सो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे आप डिजाइन करते जनरली हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या फिलोसॉफी थोड़ा बहुत क्वालिटी और ग्रोथ की तरफ डील करती है, ग्रोथ एट अ रिजनेबल प्राइस। बट हैं? हमें जनरली बिजनेस या मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए, बिकॉज हम्म। चूंकि हम मिड कैप स्पेस में ऑपरेट करते हैं और उसमें थोड़े स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, तो जनरली ये स्पेस में हमें थोड़ा बिजनेस और मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। हम्म। वोलेटिलिटी या बीटा फैक्टर इस स्पेस में बहुत ज़्यादा होता है। तो जनरली हम्म। हमारी स्ट्रैटेजी वही होती है कि एक्सीडेंट कम हो। हम अच्छा। रिटर्न बना सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में अपसाइड कैप्चर हम्म। कर सकते हैं, बट अगर हम्म। एक दो स्टॉक खराब निकल गया तो उसमें जो हम्म। नुकसान होता है उसके वजह से पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न नीचे आता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि एक्सीडेंट्स कम से कम हो और रिटर्न तो अपने पास आते ही रहते हैं अगर स्टॉक सिलेक्शन अच्छा रहा तो। हम्म। हम्म। तो आपकी अभी इस एलोकेशन क्या है? जो भी फंड्स आप मैनेज करते हैं, पहले तो आप वो बताइएगा, और दूसरी बात, आपकी एलोकेशंस कैसे कैसे है? वेटेज किस सेक्टर में ज्यादा है और किस में कम? ओके, तो जो फंड मैं यहाँ मैनेज करता हूँ कोटक में, वो है कोटक मिड कैप फंड, जिसका पहले कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ऐसे नाम जी। था। जी। जी। वो मिड कैप स्पेस में ऑपरेट करता है। उसमें जनरली हम 70 to 75% मिड कैप स्टॉक्स रखते हैं। हम्म। दूसरा कैटेगरी है जो जिसमें फंड में मैनेज करता हूँ, वो है कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसमें हम्म। जनरली 70-30 ये एक मिक्स होता है। 65 to 75 इक्विटी होती है और 25 to 35% डेट होता है। तो ये दो फंड मैं मैनेज करता हूँ। एग्रेसिव हाइब्रिड में मिक्स होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और डेट का। ओके।
अगर हम सेक्टरल बेसिस पे बात करें तो हम ऑब्वियसली जैसे हमने बात की अब तक कि थोड़ा कंजम्पशन टिल्ट हमने लास्ट 3-6 मंथ्स में बढ़ाया है। उसमें ऑब्वियसली हम डिस्क्रिशनरी जो होता है प्ले ऑटो और हम्म। कंज्यूमर ड्यूरेबल में ज़्यादा हमारा एक्सपोजर है। उसके ओके। साथ साथ हमने जो कंज्यूमर सर्विसेज है, जो न्यू एज फूड डिलीवरी या क्विक कॉमर्स कंपनीज है, उनको ज़्यादा हम्म। हमने वेटेज दिया है। हमें हम्म। लगता है कि जो कंपटीशन इंडियन कंज्यूमर स्पेस में है आज, हम्म। न्यू एज कंपनीज के प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म से अपने रिटेल कंपनीज अपने अपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करी है, उसकी हम्म। वजह से जो ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनीज है उनको ग्रोथ डिलीवर कर पाना इतने बड़े बेस पे मुश्किल होगा। तो उसके उससे अच्छा जो रिटेल कंपनीज या क्विक कॉमर्स कंपनीज है जो डिस्ट्रीब्यूट हम्म। करती है, उनके थ्रू हम ये ग्रोथ कैप्चर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और ओके। हमें लगता है कि आगे जाके जैसे जैसे ये कंपनीज में स्केल बनेगा, इनका प्राइसिंग पावर बढ़ेगा और जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट पूल है वो थोड़ा इनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो कंजम्पशन स्पेस में ये हमारे तीन बास्केट है: ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और क्विक कॉमर्स कंपनीज। एक दूसरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल भी हमारे पोर्टफोलियो में है जो कि आईटी सेक्टर में है। बहुत लोगों को आईटी सेक्टर पे कंसर्न्स है कि यूएस का क्या होगा, फिर जी या फिर जी। एआई आने से आईटी का काम बचेगा या नहीं बचेगा। बट हम्म। हमें लगता है कि हर एक सेक्टर अपना एक टेक साइकिल या बिजनेस साइकिल से जाता है। लास्ट के 3 साल बहुत अच्छे नहीं थे इस सेक्टर से, डाउन साइकिल था। हम्म। पर यूएस इकोनॉमी एक्चुअली आप देखेंगे तो कंसर्न्स है, बट ठीक ठाक ही कर रही है। वहाँ हम्म। पे गवर्नमेंट पे ज़्यादा डेट है, बट कंपनीज और बैंक्स के ऊपर लिवरेज नहीं है। तो हम्म। जैसे ही सेंटिमेंट सुधरेंगे वो अपना टेक स्पेंड चालू कर सकते हैं। और हम्म। रही बात एआई की, अगर आप लास्ट 25-30 साल के टेक साइकिल्स अगर स्टडी करेंगे, जब पे हम्म। Y2K हुआ या फिर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन हम्म। हुआ, हर समय पे वही कंसर्न थे कि अभी टेक का काम ही नहीं रहेगा, लोगों का काम नहीं रहेगा। जी बट जी। जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, एक्चुअली जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और वो उसका बैकएंड या वर्कफ्लो मैनेज करने के लिए बहुत मैन पावर लगती है। और वो आई ओके। थिंक इंडिया एज अ कंट्री ही प्रोवाइड कर सकती है। हमें सिर्फ हम्म। इतना करना है कि अपना जो वर्कफोर्स है हम्म। टेक्नोलॉजी का, उसको रिट्रेन करते रहना पड़ता है, और वो अपनी इंडस्ट्री ने हमेशा करके दिखाया है। हम्म। वहाँ पे इस सेक्टर में हमें वैल्यूएशन सपोर्ट भी है। हमने देखा एक बड़ी कंपनी ने अभी बायबैक अनाउंस किया, तो रफली जी। 2.5 से 3, 3.5% का डिविडेंड यील्ड है। हमारा 10 ईयर में अपने को 6.50 का यील्ड मिल रहा है, और यहाँ पे आईटी कंपनी 3, 3.5% का डिविडेंड यील्ड दे रही है, और ग्रोथ ऑप्शनैलिटी भी है। तो ये जी। सब देखते हुए आईटी पे हमारा थोड़ा कॉन्ट्रा ओवरवेट कॉल है। हम्म। अतुल जी, हमने ये देखा था कि पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद मिड कैप स्टॉक्स तो काफी बज में रहे हैं और लाइमलाइट में रहे हैं, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी दिए। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में थोड़ा बहुत रिटर्न्स में हमें वो लाजमी है क्योंकि मार्केट ने परफॉर्म हम्म। नहीं किया, तो उनमें भी काफी तकलीफ देखने को मिली। पर आप अगर कौन से ऐसे इन्वेस्टर प्रोफाइल्स है या कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स है जिनको आप सजेस्ट करेंगे कि अभी भी मौका है कि मिड कैप्स में मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से समझाइएगा कि व्हाट इज द बेटर चॉइस। सो एक्चुअली आई थिंक मिड कैप, ऑब्वियसली अगर आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो ओवर लॉन्ग टर्म दे विल डू वेल। उनका जो रिटर्न, उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ होता है वो लार्ज कैप से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो ही सकता है। बट जी। उसके लिए हमेशा एटलीस्ट आई वुड से कि 5 साल का होराइजन होना चाहिए। सो जो भी हम्म। इन्वेस्टर मिड कैप में इन्वेस्ट करने को देख रहा है, उनको कम हम्म। से कम 5 साल का होराइजन रखना चाहिए। आइडियल है 8-10 साल का होराइजन होना चाहिए। उसमें ओके। मार्केट के 2-3 साइकिल हो जाते हैं एंड दे गो हम्म। थ्रू अप्स एंड डाउन्स। और हम्म। उस पीरियड में दे कैन एक्चुअली डू वेल, और अल्टीमेटली एक्सपीरियंस अच्छा आएगा। सो आई थिंक टू हम्म। स्टार्ट विथ मुझे लगता है कि एक तो कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन जो रख सकता है, उसी प्रकार के हम्म। इन्वेस्टर्स को मिड कैप देखने चाहिए। हम्म। दूसरा होता है कि मिड कैप में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक्चुअली एसेट एलोकेशन मैटर्स अ लॉट। तो जो इन्वेस्टर है, उनका हम्म। एज क्या है, उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, और उनका हम्म। फाइनेंशियल इनकम क्या है, ये सारी हम्म। चीजें देखते हुए उनका हर एक इन्वेस्टर का एक एसेट एलोकेशन पैटर्न डिसाइड किया जाना चाहिए। उसमें उनका इक्विटी एलोकेशन क्या होगा, डेट एलोकेशन क्या होगा, वो पहले देखना पड़ेगा। और विद इन ओके। इक्विटी ऑब्वियसली आप डिपेंडिंग ऑन द अगेन एज प्रोफाइल एंड द रिस्क प्रोफाइल,
one can look to allocate maybe 25-30% to mid cap. तो Yes. जनरली ये सब देखते हुए लगता है कि जो इन्वेस्टर पर्टिकुलरली से फ्रॉम 25 to 40 ईयर्स के एज में होते हैं, जिनका एक इनकम स्ट्रीम चालू रहता है एंड उनके पास एक इन्वेस्टिंग होराइजन हो सकता है कम से कम 5-10 साल का, ये इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा तरीका है वेल्थ बनाने का। और इन दिस एज प्रोफाइल दे कैन कीप एक्यूमुलेटिंग द मिड कैप स्कीम यूनिट्स थ्रू SIPs और STPs। सर ये बताइए कि अभी किसी को निवेश करना हो तो कोटक मिड कैप फंड में निवेश करे या फिर हाइब्रिड फंड में, और आई बोथ? थिंक जैसे मैंने बोला कि मिड कैप फंड ऑब्वियसली आर कैन डू वेल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट मिड कैप में हमेशा वोलेटिलिटी या बीटा ज्यादा ही हो सकता है। और अभी भी जी। हम वो एडजस्टमेंट फेज देख रहे हैं कि सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे, बिकॉज अब अभी जैसे आपने बोला GST इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो काफी जी। सप्लाई चेन में चैलेंजेस है। जी। दुनिया भर में इतनी सारी चीजें हो रही है, टैरिफ वगैरह, तो वोलेटिलिटी तो रहेगी। तो मिड हम्म। कैप में भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, बट वो लमसम ना करके कोई SIP के थ्रू कर सकता है, अगले 1-2 साल का SIP मिड कैप में कर सकते हैं। और अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करने को दिख रहा है तो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी इज वेरी गुड, बिकॉज उसमें ओके। जो डेट होता है, तो अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट भी हुआ 2-5%, तो उसमें फंड मैनेजर को एबिलिटी होती है कि डेट से थोड़ा पैसा निकाल के इक्विटी में डाले। तो डेट एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है इस फंड में। और ओके। ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बिकॉज इस फंड में जो डायनेमिक रीबैलेंसिंग होती है उसकी वजह से एवरेजिंग डाउन होता है कॉस्ट का, तो रिटर्न ठीक ठाक बन सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट इसमें भी कम से कम 3-5 साल का होराइजन तो रखना ही चाहिए, और वो उस होराइजन के साथ लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी में। जी, अतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।